हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और नया लेक्चर को स्टडी करने के लिए रेडी होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के शोबा से है और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे चलकर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट किस्म के टॉपिक के अंदर इस्तेमाल होगा जिसका नाम है गॉसियस लॉ। गॉसियस लॉ जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें समझ आनी चाहिए, इसकी इक्वेशन वहां पर अप्लाई होगी, ठीक है। और फिर हम गॉसियस लॉ की एप्लीकेशन भी करेंगे और एप्लीकेशन को भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरा इसको समझ के करना है, आपने गौर करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी होंगी ताकि मेरी कोशिश होती है थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दूं, स्पीड से बना सकता हूं, फिर आपको समझ नहीं आएगी, चीजें काफी मुझे डायरेक्ट बताना पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिकली मतलब समझ आ गया तो इलेक्ट्रिक इसके साथ कनेक्टेड है। फ्लक्स एयर फ्लक्स भी हो सकता है, वाटर फ्लक्स भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइन फ्लक्स हो सकता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन फ्लक्स हो सकता है। तो फ्लक्स मुख्तलिफ तरीके से हमारे सामने आ सकता है, ठीक है, इसकी फिक्र की बात नहीं है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एरिया का जिक्र करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर कंसर्न एरिया का भी है। एरिया जैसे दीवार है मेरे सामने, उसके एरिया, मेरा हाथ है इसका आपको एरिया नजर आ रहा है, या फिर ये बोर्ड है, बोर्ड का एरिया आप ले सकते हैं, किसी किस्म का एरिया। जैसे मैंने ये अपने पास एक कॉपी ले रखी है, नोटबुक, इसका एरिया आपको नजर आता है। ये एरिया के मतलब समझते हैं कि एरिया हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एरिया हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और एरिया की डायरेक्शन एरिया पे नॉर्मल ली जाती है। अगर मैं इस बोर्ड को एरिया कंसीडर करूं तो उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, आउट ऑफ द प्लेन या इनसाइड ऑफ द प्लेन हो सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, राइट। तो एरिया हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैं अपने आईज की बात करूं तो आईज का जो एरिया है जहां रोशनी इंटर होती है, डेफिनेटली एक वेक्टर क्वांटिटी है और रोशनी को एक डायरेक्शन इसमें से मिलेगी अंदर रेटिना तक जाते हुए। तो अगर मेरे पास ये एरिया आपके सामने रख लूं और एरिया की डायरेक्शन एरिया पे परपेंडिकुलर, एरिया जिस तरफ भी जाएगा डायरेक्शन साथ साथ जाएगी क्योंकि डायरेक्शन उसकी नॉर्मल टू द एरिया होती है। नॉर्मल मीन एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री या परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल भी हम इसे कह सकते हैं। तो एरिया जिस तरफ जाते हैं उसकी डायरेक्शन भी साथ साथ ही होती है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वही होगा जैसे 2D में लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, या फिर अगर स्फेरिकल एरिया तो 4πr², या कोई ट्रायंगुलर एरिया तो उसी हिसाब से 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, या फिर हीरो फार्मूला वगैरह से एरिया कैलकुलेट कर लेंगे उसका और उसकी डायरेक्शन का फिर तयन करने के लिए हमें राइट एंड कर्ल रूल वगैरह अप्लाई करके वो हम निकाल लेते हैं कि एरिया किस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, राइट। तो चलिए फ्लक्स की डेफिनेशन में जाते हैं। वेरी इजी, कोई इस तरह मुश्किल बात नहीं है। अब मैं पहले उसको थोड़ा सा अल्फाज में नरेट कर लेता हूं। आपको पता है कि मैं इतना बोर्ड पे लिखता नहीं हूं क्योंकि बुक आपके पास जरूर होगी, उसमें से आप इसको रीड कर सकते हैं। मेरा पर्पज है थोड़ा इसको आसान बनाना आपके लिए, और फर्दर बाद में आपको रिटन मटेरियल चाहिए होगा, आप कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो मैं रिटन मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करूंगा, एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे बोर्ड के ऊपर ताकि फिर आपको आगे सहूलत हो जाए, राइट। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर लेता हूं, फिर डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप समझ सकते हैं इसका ताल्लुक फ्लो के साथ है, यानी कि जैसे कि पानी जो है अगर एक एरिया में से मूव करके जा रहा है तो कितना पानी जो है एक एरिया, जो एरिया पानी के सामने आया उसमें से मूव करके निकल कर चला गया तो वो वाटर फ्लक्स हम उसे कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ लाइन जो कि एरिया जो उसके सामने मौजूद उस एरिया में से गुजरेंगी उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइन पासिंग टू द एरिया। अगर एरिया इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो लाइनें ज्यादा गुजरेंगी, उसको हम आगे फर्दर समझते हैं। जीरो फ्लक्स क्या होता है, मैक्स फ्लक्स क्या होता है, इंटरमीडिएट फ्लक्स क्या होता है, राइट। तो चलिए एक डायग्राम से इसी डेफिनेशन को थोड़ा स्ट्रेंथिंग करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एरिया ले लेता हूं, जैसे कि मेरे पास लेट्स सपोज करें कि ये एरिया है और ये एरिया मैंने ऐसे ले लिया, इसको एक डायग्रामेटिकली तरीके से शो कर रहा हूं, ठीक है। ये एरिया हमारे पास और इस तरफ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस है,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई भी कह सकते हैं इनको, इलेक्ट्रिक ई भी कह सकते हैं। ई और एफ में आपको पता है थोड़ा सा फर्क होता है, तो ई भी आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये ई यहाँ से गुजरी, ये लाइन गुजरी, ये दूसरी लाइन गुजर गई यहाँ से, और इसी तरीके से ये थर्ड लाइन गुजर गई इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अगर मैं उसकी डेफिनेशन को दोबारा रिवाइज करूं, कितनी लाइनें इस एरिया में से गुजर रही हैं, वो इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से शो करते हैं। तो यहाँ पर ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर मैं फोर्स लाइन ले लूंगा तो फोर्स लाइन करूंगा, लेकिन हम ई पे कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाली हीट। ओके, तो फिर यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो हमारे पास यहाँ पर 3 है, क्योंकि इस एरिया में से 3 लाइनें गुजरी हैं। इसी तरीके से फ्लक्स अगर इंक्रीज करना है तो ज्यादा लाइनें इसमें से गुजार सकते हैं। ये तो था इसका एक एस्पेक्ट, और इसमें से कितनी लाइनें गुजरेंगी यकीनन आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रिलेशन है, दो चीजों के दरमियान रिलेशन है। एक तो इसमें ई आ रहा है, ई को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो फिर ऐसे लिख दूंगा, ये ई हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, और सामने जो एरिया पड़ा हो, एरिया की भी अपनी एक डायरेक्शन होगी। अगर एरिया को मैग्नीट्यूड वाइज ए से लिखता हूं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में इसको फिर मैं ए एरो डाल दूंगा, जो कि आगे चलकर ए और उसके साथ एक डायरेक्शन के साथ अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से अब हमारे पास दो वेक्टर एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। जब दो वेक्टर एक स्पेसिफिक जगह पे आ जाते हैं तो फिर मैथमेटिकली हमारे पास वहां पे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मामला आ जाता है। तो अभी हम अब जाकर आपको दूसरे तरीके से डेफिनेशन बताएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या बनती है। एक तो डेफिनेशन सिंपल होगी, द नंबर ऑफ लाइन व्हिच आर पासिंग थ्रू दैट एरिया नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां भी मैंने कोई यूनिट नहीं लिखा, 3 लाइन लिख लेता हूं, लेकिन ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसका आपको यूनिट भी समझ आएगी, मैग्नीट्यूड भी अभी साथ साथ समझ आएगी जब इसका आप मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखना शुरू करेंगे, ठीक है, राइट। तो फिर आप इसके मैथमेटिकल फार्मूला की तरफ जाते हैं, और फिर उसके बाद आप इसकी यूनिट की तरफ जाते हैं, फिर इसकी जो फिजिकल नेचर है, ईदर इट इज वेक्टर स्केलर, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक, आइए इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला है, क्योंकि हमारी यहाँ पर डिमांड ये बनती है कि एरिया की एक डायरेक्शन आपको नजर आ रही होगी, उसके साथ साथ ई की डायरेक्शन आएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और दोनों एक डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा हो तो फिर हमारा फ्लक्स भी ज्यादा होता है। तो ये थोड़ा सा हमें डॉट प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। इन दोनों वेक्टर में से अगर तीसरा वेक्टर निकालना होता, जब निकलता है तो फिर हमें क्रॉस प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो ये डॉट प्रोडक्ट का केस बनता है। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फाई छोटा सा ई डाल दे, दिस इज ई डॉट ए, ई डॉट ए। जब ये बीच पे आपने डॉट डाल दिया तो हर सूरत में इसके ऊपर आपने एरो डालने हैं। तो ये है डॉट प्रोडक्ट ई डॉट ए। अभी डॉट होने से पहले एरो डालेंगे, जब डॉट हो गया तो एरो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसीलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो हम अगले किसी यूनिट में पढ़ेंगे, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट ए, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जैसे कि यहां पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज कर रहे हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूज करेंगे, और इसलिए हमारे पास वहां मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा नेक्स्ट मैग्नेटिज्म के यूनिट के अंदर, राइट। अब हम ई डॉट ए को मोर क्रिएटिव तरीके से लिख सकते हैं, ई ए साथ में कॉज ऑफ थीटा। अब जो थीटा इसके दरमियान बना है, कॉज ऑफ थीटा द एंगल बिटवीन ई एंड ए। आई एम नॉट गोइंग विद द डिटेल बिकॉज दिस इज नॉट द टॉपिक टू टेल यू समथिंग अबाउट डॉट प्रोडक्ट डिटेल। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस फार्मूला फॉर यू एंड यू मस्ट बी हैव टू रीड सम मटेरियल फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर। ओके, इंशाअल्लाह तो आप उसको रिवाइज कर लें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ समझा भी रहा हूं ताकि आप इस चीज को कंफर्म करें, ठीक है। तो हम इसको ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई को ऐसे रखकर साथ ब्रैकेट में ए कॉज ऑफ थीटा लिख लें, ठीक है, या फिर मैं इसको ई कॉज ऑफ थीटा लिख दूं और साथ ब्रैकेट में लगा कर दूं, यानी कि ई के साथ ए का
वेक्टर ए जो एरिया है उसका एक कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दे, या फिर ए के साथ वेक्टर ई का कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दे, दिस मेक नो डिफरेंस, जो डॉट प्रोडक्ट में होता है। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को मैं आपको दिखाता हूं कि ये हमारे पास डायग्राम में कहां पर होगी। तो इसमें अगर मैं कुछ इस तरीके से एरिया बना लेता हूं, लेट्स सपोज करें कि मेरे पास एरिया, आप समझे कि एक तो ऐसे एरिया रखा जाता है, एरिया ऐसे रख दूं, एरिया ऐसे रख दूं, तो एरिया फिर डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगा। अगर एरिया हमारे पास कुछ इस सेंस में आ रहा है, ये अगर मैं एरिया रखता हूं, मैंने सिंपल इसका एरिया का ये वाला व्यू आपको दिखा रहा हूं, ये वाला व्यू। ठीक है, तो डायग्राम में तो यहां से ई आ रही है, लेट करेंगे ये ई आ रहा है, ई मेरे पास इस डायरेक्शन में आएगी। एरिया की जो डायरेक्शन है, क्योंकि एरिया अगर ऐसे कर दूंगा तो डायरेक्शन उसकी इस तरीके में होगी। एरिया इस वक्त वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया की डायरेक्शन एरिया के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर है ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन में शो करूंगा, और यहां से अगर मैं अपने एक्स एक्सिस को गुजार दूं थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए कि ये मेरा एक्स डैश आ रहा है, और इसी तरीके से यहां से मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूं, तो ये तो ई है और ये मेरा ए है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में ले लूं तो ऐसे लिख लूंगा। ठीक है, अब मेरे पास ई इस डायरेक्शन में, ई जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रही, लेट करेंगे ये ई इस वक्त मेरे पास ऐसे है जो एक्स एक्सिस पे जा रही है, और मेरे पास ए इस डायरेक्शन में। तो ए को, क्योंकि हमने एरिया का वो कंपोनेंट लेना है जो कि ई की डायरेक्शन में, तो इसीलिए क्योंकि एरिया जो है ई के साथ, आप इस ई को एग्जैक्टली जो है एक्स एक्सिस पे समझ लिया अपनी आसानी के लिए, ताकि डायग्राम में थोड़ा शिफ्ट हो गया। लेट करें कि यहाँ पर कहीं पॉजिटिव सोर्स है जो कि फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये उसकी ई आ रही है, और यहाँ जो थीटा है वो इन दोनों के दरमियान एंगल है। ठीक है, ई और ए के दरमियान। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूं तो फिर इस तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। ई हमारे एरिया, हमारे पास कुछ एरिया ये हमारे पास। ठीक है, एरिया को विजुअलाइज करें ज़हन में कि एरिया हमारे पास कुछ इस तरीके से इस वक्त पड़ा हुआ है, ऐसे कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस वक्त जो है एरिया का ये जो कंपोनेंट, इसको हम कहते हैं ए एक्स कंपोनेंट, और ये जो दूसरा कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में या ऐसे ले सकते हैं, वो मेरे पास ए वाई कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, राइट। तो इस वक्त आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हम वो दो वेक्टर लेते होते हैं जो दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में आ रहा है। ई के मतलब अगर हम इंटरेस्ट रखते हैं या फ्लक्स पे, तो फिर इसका मतलब ये बनता है कि हमारा जो यहाँ से फ्लक्स जा रहा है, क्योंकि एरिया थोड़ा टिल्ड होने की वजह से फ्लक्स डिक्रीज होगा। अगर एरिया हमारा फुली इस तरीके से होता तो फिर ए ने रिजॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि ए और ई दोनों के दोनों पैरेलल हो जाते हैं, लेकिन एरिया आपने थोड़ा ऐसे टिल्ड कर दिया जिसकी वजह से रेजोल्यूशन आती है। तो फिर यहां से अब जो फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स मल्टीप्लाई ई, और ए एक्स जो आपको पता है ए कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई ई। और अब जो एंगल जो है, अगर ई और ए दोनों जीरो नहीं है तो फिर एंगल डिटरमिन करेगा कि ये कितना होगा। अगर एंगल सपोज करें कि थीटा अगर हम ले लेते हैं 60 डिग्री, तो फिर इसमें हमारे पास cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो फिर हमारे पास फ्लक्स 50% रह जाएगा EA/2। तो आपने देखा जो फ्लक्स की क्वांटिटी है वो एरिया की ओरिएंटेशन पे और ई के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है। तो आइए हम तीन केसेस देखते हैं, फिर टॉपिक को हम क्लोज अप करेंगे। एक केस होगा मैक्सिमम फ्लक्स, जीरो फ्लक्स और दरमियाना फ्लक्स। ये पेपर पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, सम टाइम आपको पेपर में मिलेगा जी के डिफरेंशिएट बिटवीन आर कमेंट्स अबाउट मैक्स फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड जीरो फ्लक्स और मिन फ्लक्स, इसलिए क्या कंडीशन होगी। तो आइए तीन डायग्राम बना के इसको फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम फ्लक्स, जीरो फ्लक्स कब होता है। तो चलिए पहले हम जीरो फ्लक्स को देख लेते हैं कि जीरो फ्लक्स हमारे पास किस वक्त होगा। जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा तो एंड में हम इसके यूनिट पे भी जिक्र करेंगे। तो देखिए कोई इसमें मसला नहीं है, फ्लक्स का फार्मूला आपके पास मौजूद है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर मैं छोटा ई भी लिख सकता हूं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। और आपको पता है कि इसके जीरो होने के पीछे तीन वजूहत हो सकती है, क्योंकि ये आपस में प्रोडक्ट हो रहा है कि जीरो होने के लिए ई हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बाकी सब कुछ है फिर भी प्रोडक्ट जीरो आएगा।
एरिया हमारे पास नहीं है, ई और थीटा है, फिर भी प्रोडक्ट जीरो आएगा। लेट्स सपोज करेंगे हमारे पास अगर E इज नॉट इक्वल टू जीरो, ई भी मौजूद है, जीरो नहीं है, ठीक है, और उसके अलावा एरिया इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर डियर स्टूडेंट ये जो एंगल है ये मैटर करता है, और एंगल अब हमारे पास 90 डिग्री होगा बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, इनके दरमियान एंगल। तो इसका मतलब है कि एरिया और ई की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं एरिया को जो सामने सरफेस एरिया को ई के साथ पैरेलल कर लूं तो डायरेक्शन उनकी आपस में 90 के एंगल पे होगी। तो डायग्राम देख लें। तो अगर मैं इस तरह अगर डायग्राम बना रहा हूं, आप इसको तवज्जो दें जरा, अगर ये है इसकी डायग्राम, इसमें आप देखेंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। ये मेरे पास एरिया है, मैंने एरिया को ऐसे रख दिया है और यहां से ई आ रहा है। अब एरिया, स्केलर एरिया और ई आपस में परपेंडिकुलर, डायरेक्शन इनकी आपस में, सॉरी, एरिया, स्केलर एरिया और ई आपस में पैरेलल है, डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगी। हमारा कॉन्सेप्ट कंसर्न जो है डायरेक्शन के साथ है। तो इस केस में हमारे पास ये जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन ऐसे होगी अगर एरिया को वेक्टर सेंस में आप लेंगे, और इसी तरह हमारा ई जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, ई ऐसे आ रहा है। आप देखें कि एरिया के अंदर से किसी किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजर रही हो, एरिया में से गुजरेंगे तभी तो फ्लक्स होगा। अब नहीं गुजरी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इन दोनों के दरमियान जितनी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइनें ये ऊपर से गुजर रही है, ठीक है। जैसे आप अपना गाड़ी चलती हो, गाड़ी से हाथ बाहर निकालें, हाथ को ऐसे रखें, आपको महसूस होगा किसी वक्त आपके हाथ पे प्रेशर ज्यादा होगा, किसी पर प्रेशर नहीं होगा, डिपेंड करता है। वो भी आपके हाथ से साथ जो एयर टकरा रही है वो इसी तरीके से आपके हाथ की ओरिएंटेशन, ठीक, गाड़ी की जाने की स्पीड और आपका जो है एंगल ऑफ हैंड क्या बनता है उसके साथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल इनके दरमियान में बन रहा है वो 90 डिग्री बनता है, राइट। और इस सेंस में cos 90 जो होता है वो जीरो होता है, सबको पता है। तो फिर यहाँ पे जीरो फ्लक्स आएगा। तो आप पेपर में कैसे लिख सकते हैं कि when the magnitude of the area and the E is parallel but their vector become perpendicular, in this case the angle between E vector and A vector is 90 degree, and definitely you can see here that there will be no E is going to be transmitted or passed to the area में से नहीं गुजरेगी तो फ्लक्स जीरो होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली अगर आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं तो बिल्कुल ई भी एग्जिस्ट करता है, ए भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिसाइड करने वाला कंपोनेंट हमारे पास, और cos 90 डिग्री जीरो होता है, इसलिए हमारे पास इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास जीरो यूनिट आएगा। अभी आपको यूनिट के मतलब बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन करके एंड में बता दूंगा। तो चलिए मैक्सिमम फ्लक्स की बात करते हैं, और आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। मैं इस बोर्ड को साफ करके मैक्सिमम फ्लक्स के लिए दोबारा एक ओरिएंटेशन देता हूं एरिया और ई की, और उसमें मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अब लाइन एरिया में से पास हो रही होगी। तो देखें इसमें कैसे ये तरतीब बनेगी, कोई इसमें इतना मुश्किल बात नहीं है। कि अब मैं कह सकता हूं कि फॉर एग्जांपल ये अगर सोर्स है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, और एरिया अगर मैं ऐसे रख दूंगा फिर तो प्रीवियस केस हो जाएगा जीरो वाला, लेकिन एरिया को अगर ई पे परपेंडिकुलर, एरिया मैग्नीट्यूड और ई मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर हो तो उनकी डायरेक्शन आपस में पैरेलल हो जाएगी। तो इस सेंस के अंदर थोड़ा सा एहतियात से इस डेफिनेशन को देखना है। मैग्स फ्लक्स की हम बात करते हैं, मैग्स फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं। तो इसमें एरिया और ई, ओके, स्केलर एरिया स्केलर ई आपस में परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन पैरेलल हो जाएगी। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें और किताब में से भी इसको पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, राइट। तो फिर इस तरीके से हमारे पास अगर मैं इस सेंस में लेता हूं ऐसे, तो यहां से आप देखें तो मैक्सिमम जो है ना, जो लाइनें आ रही है सारी की सारी इसमें से गुजरना शुरू करेंगे। ये तो हमारी एक यूनिफॉर्म ई ले लें आप, ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेक्टर है, और इसका जो एरिया है वो भी दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में आते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ई वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, दोनों पैरेलल हो गए, और इस सेंस में इनके दरमियान थीटा जो है वो 0 डिग्री हो गया है। और फिर इक्वेशन को अप्लाई करने से हमें बिल्कुल 100% पता चलता है तीनों एरिया में से गुजर गई।
अगर लाइनों की तादाद ज्यादा कर देंगे तो एरिया जिस लाइनों के सामने तो लाइनें ज्यादा इसमें से गुजरेंगी। तो तब अगर हम इक्वेशन को अप्लाई कर दें फाई ई इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, थीटा जो है 0 डिग्री है, तो फिर हमारे पास ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो फिर हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, वही रिजल्ट आएगा जो ई ए को आपस में मल्टीप्लाई करने से आता है। तो दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स। अब हमारा एंगल अगर जो है, ये तो दो कंडीशन होगी, आपने देख लिया, जब ई और ए पैरेलल हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होते हैं। जब ई और ए वेक्टर की बात कर दूं आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो उस केस के अंदर एरिया में से कोई लाइनें नहीं गुजरती, रिजल्ट हमारे पास 0 आता है, राइट। और इसके अलावा अगर एंगल हमारा जो है वो 0 90 के दरमियान में हो तो वो मैक्सिमम मिनिमम के दरमियान में रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसको साफ करके उस पर भी थोड़ी सी बेस कर लेते हैं, फिर यूनिट की बात करते हैं, फिर टॉपिक क्लोज करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा क्लोज सरफेस पे फ्लक्स हो, और फिर उसके बाद गाजियन लॉ की तरफ चलेगी, ठीक है। तो अगर एंगल जो है जो ई और ए के दरमियान अगर आप ग्रेटर देन 0 डिग्री पे कर दो, लेस देन 90 डिग्री पे कर लो, तो फिर बीच में एरिया हमारा कुछ इस सेंस में आ जाएगा, डायरेक्शन इसकी कुछ ऐसे हो जाएगी। और इस केस में मैंने पहले शुरू जो किया था उसमें बताया था कि ई हमारा ऐसे आ जाएगा, ए हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और इस केस में हमारे पास यहाँ पर एक एंगल जो है, ये इस एंगल की बात करता हूं, ये एंगल अगर हमारा एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ई जा रही है एक्स डैश, और फिर इस तरीके से हमारे पास वाई वाई डैश, ये रिजॉल्व हो जाएगा। इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे हमारा ए बन जाएगा, ये हमारा ए एक्स बन जाएगा, इस तरीके से ए वाई बन जाएगा। तो डेफिनेटली इसमें से जो है काफी लाइनें कुछ तो बाहर इधर से गुजर जाएंगी, कुछ ऊपर से गुजर जाएंगी, और एरिया क्योंकि इसका अगर ऐसे सीधा हो जाता तो ये वाली लाइन जो बाहर निकली है वो भी इसके अंडर रेंज में आ जाती। तो इस सेंस में अगर एरिया को जितना रोटेट करता जाओ, ऐसे 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 करता जाओ, तो कुछ लाइन ऊपर वाली मिस, कोई लाइन नीचे वाली मिस हो जाएगी, और इस तरीके से जो है ना यहाँ तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फ्लक्स नहीं होगी। ये इंटरमीडिएट इक्वेशन है, इसमें आपने वही अपना ई ए कॉस थीटा का फार्मूला यूज कर रहे हो, यूज करने के बाद उसके अंदर जो एंगल आपको मिले 60 30 40 45 उसमें डालना है। ताकि बात है कि कॉस 0 डिग्री जो है वो मैक्सिमम होता है, कॉस 90 डिग्री मिनिमम होता है, 0 पे आते हैं, उसके दरमियान में जो रिजल्ट आते हैं वो 0 और 1 के दरमियान में देता है, और जवाब हमारा अर्शद पे छोटा आएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास 3 कैसे, मैक्सिमम मिनिमम इंटरमीडिएट। तो चलिए एट द एंड में आपको बताता हूं इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद इसकी फिजिकल नेचर स्केलर है, उसको हम लोग समझते हैं, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। तो इसके यूनिट की तरफ चलते हैं ताकि यूनिट पे थोड़ी बहुत डिस्कशन हो जाए कि इसका यूनिट क्या होगा। डेफिनेटली यूनिट कोई मुश्किल बात नहीं है इसका बनाना, क्योंकि डिराइव यूनिट है, हम सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर बातचीत करते हैं, हमें पता है फोर्स का यूनिट क्या होगा, ई का यूनिट क्या होगा, वो सारे यूनिट के लिए परेशानी की जरूरत नहीं होती। अगर आप फार्मूला को समझते हैं तो यूनिट आपके हाथ आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसको अगर हम ऐसे ले लेते हैं कि हमारा फाई, और इसको हम लोग कह देते हैं जी कि ई ए ले लेते हैं, ठीक है, और साथ में कॉज ऑफ थीटा ले लेते हैं। चलें, तो यूनिट के लिए हमें ई का यूनिट, ए का यूनिट डालना पड़ेगा। ई का यूनिट अगर आप भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ई की इक्वेशन को दोबारा कॉल कर ले, एफ डिवाइड बाई क्यू, तो यहां से यूनिट आ जाएगा न्यूटन डिवाइड बाय कूलम मल्टीप्लाई एरिया। एरिया हमारे पास पता है आपको मीटर स्क्वायर की शक्ल में आता है, तो फिर इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर -2। तो ये इसका एरिया, फर्दर मैं डिस्कस करूंगा इस एरिया की सिंपल फॉर्म के ऊपर भी जरा आगे, लेकिन जिसका एरिया है। बाकी ये स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होते हैं, इसमें दोनों वेक्टर ओवरलैप होकर एक ही सिमत में जा रहे होते हैं, उसमें आपको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ईदर इज द वेक्टर और स्केलर, ठीक। जिस तरह एनर्जी, टेम्परेचर, वर्क डन ये स्केलर है, तो इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। किसी किस्म की अगर आप कमेंट्स करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच, ऑल माय, अल्लाह ब्लेस यू।